हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय निपुण सर में। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 33 तक 2 शॉर्ट में कंप्लीट किया था। आज हम तीसरा शॉर्ट लेके आए हैं यहाँ पे और क्वेश्चन नंबर 35 से 50 तक कंप्लीट करने वाले हैं। तो लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 1 to 9 पूरा हो चुका था। आज हमें 10 से शुरू करना है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये चैनल पहुंच सके, इसके लिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो सके, इसका बेनिफिट हो सके। तो आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, चैप्टर नंबर 10 से। तो इसमें दिया गया है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज मेड ऑफ लिक्विड। The 10th bright fringe in liquid lies where 6th bright fringe in dark air। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि nth ब्राइट फ्रिंज, nth जो ब्राइट फ्रिंज होती है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसके लिए क्या होता है, पोजीशन का फॉर्मूला क्या होता है, xn इज इक्वल टू n लैम्बडा d बाई डी होता है। किसके लिए? ब्राइट फ्रिंज के लिए। लेकिन अगर हम बात करें nth डार्क फ्रिंज, तो nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन का जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, xn इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्बडा डी बाई 2d। अब क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हमें क्या चाहिए, 10th ब्राइट फ्रिंज इन लिक्विड चाहिए और 6th ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे चाहिए, एयर में चाहिए। लेकिन दोनों की पोजीशन क्या है, सेम है। इसका मतलब xn ब्राइट के लिए और xn डार्क के लिए दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, एन डैश। तो ये चीज हमारी लिक्विड मीडियम में क्या हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज होगी। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 10 लैम्बडा डैश डी बाय स्मॉल डी। किसके लिए हो गया, ये ब्राइट के लिए हो गया। अब डार्क की बात करें तो डार्क में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, लैम्बडा डी बाय 2d हो जाएगा। डी से डी खचाक बचा क्या हमारे पास, 10 लैम्बडा डैश, कैपिटल डी भी कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 12 माइनस 1। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 11 लैम्बडा हो गया। अब दोस्तों, तुम्हें पता होगा कि लैम्बडा डैश जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, मतलब उसका रिफ्रैक्शन होता है, तो वेवलेंथ में क्या आता है, चेंज आता है। तो लैम्बडा डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्बडा बाय एन हो जाएगा। तो यहां पे देखें तो लैम्बडा डैश बाय लैम्बडा कितना हो गया, लैम्बडा बाय लैम्बडा डैश कितना हो गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एन। लैम्बडा बाय लैम्बडा डैश कितना आ गया हमारे पास, एन आ गया। तो एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 बाय 11। और देखो यहाँ पे ये 2 भी आएगा, सो 2 इंटू कितना हो गया, दिस विल बिकम व्हाट, 20। सो व्हाट इज द वैल्यू हियर, 20 बाय 11। और 20 बाय 11 मतलब कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1, सो 9, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.8। तो हमारे पास यंग्स डबल स्लिट में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ रहा है, 1.8 आ रहा है। नेक्स्ट थिंग, frequency of sound wave is 600 Hz. The wave incident perpendicular to the open door of width 0.75 meter. At which angle the first minima is obtained. तो देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर गिवन है हमें 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्चुअली ये साउंड होना चाहिए क्योंकि उन्होंने साउंड वेव के बारे में बात की। तो यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, साउंड कर लेते हैं। ठीक है, अब होगा क्या हमारे पास कि फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एन लैम्बडा। किसके लिए, ये मिनिमा के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन लैम्बडा बाय डी हो जाएगा। तो बात किसकी हो रही है, फर्स्ट मिनिमा की हो रही है। किसकी हो रही है, फर्स्ट मिनिमा की। और फर्स्ट मिनिमा के लिए अगर हम देखें तो n कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, n 1 होता है। तो साइन थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, लैम्बडा बाई डी।
स्मॉल डी अपने को कितना दे रखा है 0.75, तो लैम्बडा कितना होगा, v इज इक्वल टू क्या होता है एफ लैम्बडा होता है, v इज इक्वल टू क्या होता है एफ लैम्बडा, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आ गया v बाय एफ मीन्स 330 बाय 600, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं 330 बाय 600। तो देखो इसका डेसिमल हटेगा तो ये क्या बन जाएगा 330 डिवाइड बाय 75, ऊपर जाएगा 100 और नीचे बचेगा 600, तो ये कितना हो गया 1/6। अगर इसको इससे कैंसिल करें तो ये कितना बचेगा हमारे पास 55 मीन्स 11/15। अब देखो साइन थीटा 11/15 आ रहा है, साइन थीटा कितना आ रहा है हमारे पास 11/15, और साइन थीटा 11/15 मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी 0.7 समथिंग, राइट। और 0.7 समथिंग अगर उसका वैल्यू आ रहा है और 5 अगर हम आगे भी देखते हैं तो क्या होगा 50 मीन्स 7.2 समथिंग आएगा। अब ध्यान दो जब हम बात करते हैं साइन 45 की, तो साइन 45 होता है हमारे पास 1/√2 मीन्स कितना होता है 0.707, और साइन 60 होता है कितना √3/2, साइन 60 कितना होता है √3/2 मीन्स 0.866, कितना हो गया 0.866, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ही लाई कर रही है। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी व्हाट 47.2 डिग्री। देखो इसमें स्पेसिफाइड एंगल याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा वैल्यूज को देख के कि वो किसके बीच में आ रहे हैं। अब हम एंगल देख के सोचते हैं यार ये एंगल की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो हम कुछ लॉजिक लगा के डेफिनेटली हमारा आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके के ट्रिक से तुम चल सकते हो, क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इंटरफेरेंस में, अगर तुम्हें इंटरफेरेंस का ध्यान हो तो इंटरफेरेंस में क्या होता था, हमें जो मैक्सिमा मिलता है वो मिलता है एन लैम्बडा पर, और मिनिमा जो मिलता है वो मिलता है 2n-1 लैम्बडा बाय 2 के पाथ डिफरेंस पे। लेकिन जब बात आती है डिफ्रैक्शन की, किसकी बात आती है डिफ्रैक्शन की, तो डिफ्रैक्शन में क्या होगा जब वेव सॉलिड बाउंड्री को टकराएगी तो उसके फेज में चेंज आता है कितना 180 डिग्री का, मतलब पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा लैम्बडा बाय 2 से चेंज हो जाएगा। तो हम इसी कंडीशन को क्या कर देते हैं लैम्बडा बाय 2 ऐड कर देते हैं, तो ये अब हमारे पास कितना हो गया 2n+1 लैम्बडा बाय 2, मतलब एक इसका बन गया कंडीशन मैक्सिमा का बन गया, राइट। और जब हम इसमें ऐड करेंगे 2n-1 लैम्बडा बाय 2 प्लस लैम्बडा बाय 2 करेंगे तो ये कितना हो गया n लैम्बडा हो गया। तो बच्चों आई होप तुम्हें क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे से मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाया हूँ जो तुम्हारे बोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लो इसमें और कॉन्सेंट्रेट करो। The 6563H alpha line emitted by hydrogen in a star is found to be redshifted by 15 angstrom. Estimate the speed with which star is receding from the earth. तो ये क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट का। किसका क्वेश्चन है ये डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट का। अब यहाँ पे हमें दे रखा है कि चेंज इन वेवलेंथ रेड शिफ्टेड मीन्स वेवलेंथ रेड शिफ्ट में क्या होती है इंक्रीज होती है, तो डेल्टा लैम्बडा कितना हो गया तुम्हारे पास 15 एंगस्ट्रॉम हो गया, और हमें लैम्बडा कितना दे रखा है 6563 एंगस्ट्रॉम गिवन। तो हमारे पास डेल्टा लैम्बडा बाय लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी अगर हम v ले लें तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 15/6563 इंटू 3 × 10⁸ अगर हम सॉल्व करें तो लेट मी कैलकुलेट दिस व्हाट इज, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा, उसका रीज़न ये है क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली क्या होगा स्पीड भी उसका इंक्रीज ही होगा। 15 डिवाइड बाय 6563 इंटू 3 × 10⁸
So this is what 685,662.04. So answer will be what 6.85 into 10 raised to power 5 मीटर पर सेकेंड. और ये किस तरफ जा रहा है? दूर की तरफ जा रहा है. ठीक है. Now in double slit experiment using light of wavelength 600 nm, हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या यूज कर रहे हैं? वेवलेंथ यूज कर रहे हैं जिसका कितना है 600 nm. और एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज फॉर्म एट अ डिस्टेंस इज व्हाट 0.1 एंगस्ट्रॉम. कितना दे रखा है? मीन्स थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? लैम्बडा बाय डी होता है. ये हमें ध्यान रखना है. और यहाँ पे क्या मेंशन किया गया? 0.1 डिग्री मेंशन किया गया है. तो 0.1 डिग्री मतलब थीटा इक्वल टू अगर 0.1 डिग्री है तो इसको किस में कन्वर्ट करना रहेगा? रेडियन में कन्वर्ट करना. तो दिस विल बी व्हाट पाई बाय 180 रेडियन. तो हमारा वैल्यू क्या हो गया बच्चों? 0.1 इंटू पाई बाय 180. व्हाट इज लैम्बडा? 600 nm. तो कितना हो जाएगा? 600 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइड बाय स्मॉल डी. तो स्मॉल डी इज इक्वल टू कितना हो गया? 600 इंटू 180 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 0.1 इंटू पाई हो जाएगा. सो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको. सो व्हाट इज दिस? 600 इंटू 180 डिवाइड बाय 0.1 इंटू 3.14. सो दिस इज व्हाट 343,949 इंटू 10 की पावर -9. नाउ वी कंसिडर चेंज इनटू व्हाट? पावर्स. तो देखो यहाँ पे पावर आ रही है -4 के फॉर्म में, यहाँ पे +4 के फॉर्म में, यहाँ पे +4 सेंटीमीटर के फॉर्म में. अगर मैं यहाँ से 5 डिजिट शिफ्ट करता हूँ टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 3.44 हो जाएगा. और 10 की पावर कितना हो जाएगा? -4. और किस में आएगा? ये मीटर में आएगा. किस में आएगा? मीटर में. क्यों? क्योंकि हमने वेवलेंथ को किस में कन्वर्ट किया है? मीटर में कन्वर्ट किया. दैट्स वाई. नाउ नेक्स्ट थिंग, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस. फ्रीक्वेंसी कितना है हमारे पास जो इंसिडेंट हो रहा है? 7.21 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है. इलेक्ट्रॉन्स विथ मैक्सिमम स्पीड ऑफ दिस आर इजेक्टेड. हमें V मैक्सिमम कितना गिवन है? 6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड गिवन है. व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिशन? तो याद करो हमारा फॉर्मूला क्या है. हमें फॉर्मूला इस तरीके से याद रखना है कि एक मेटल सरफेस को मान लो कि E एनर्जी मिला. कितना मिला? E एनर्जी मिला. 5 उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो वो उसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. और जो उसके पास बचेगा वो किसके फॉर्म में आएगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आएगा. तो K मैक्स हाफ M V मैक्सिमम का स्क्वायर. और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? HF हो जाएगा. और माइनस कितना हो गया? HF नॉट हो गया. सो H को अगर हम कॉमन लेके यहाँ पे डिवाइड में ले लेते हैं तो हमारे पास F माइनस F नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया? MV स्क्वायर मैक्सिमम डिवाइड बाय व्हाट? 2H. तो F नॉट कितना आ जाएगा? फाइनली इसको इधर ले लेते हैं तो ये F में से माइनस हो जाएगा. MV स्क्वायर मैक्सिमम डिवाइड बाय 2H. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F? 7.21 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज माइनस. व्हाट इज द मास? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg. व्हाट इज V स्क्वायर? 6 इंटू 10 की पावर 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट इज द प्लैंक कांस्टेंट? 6.62 इंटू 10 की पावर -34. सो वी विल गेट आवर आंसर डायरेक्टली. सो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आना चाहिए? 7.21 इंटू 10 टू पावर कितना है? 14 माइनस ऑफ, देखते हैं आगे, माइनस ऑफ कितना है? 9.1 इंटू 10 टू पावर -31. फिर आगे कितना है? इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 5 का कंप्लीट स्क्वायर. सो 6 इंटू 10 टू पावर 5 का कंप्लीट स्क्वायर है
जस्ट अ मिनट, स्क्वायर है, डिवाइड बाय कितना है हमारे पास 2 इंटू 6.62 इंटू 10⁻⁻³ -34. So we are getting answer as 4.74 into 10⁻14 hertz. ठीक है, so correct answer will be what? D. This is the threshold frequency. अब threshold frequency होती क्या है? It is a minimum frequency जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एमिशन डिसाइड हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा कि नहीं होगा। अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी f इससे ज्यादा है, किससे, थ्रेशोल्ड से ज्यादा, तो एमिशन होगा। और वेवलेंथ में ये उल्टा होता है, वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड से कम होनी चाहिए, तभी एमिशन होगा। बिकॉज इन दोनों में रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल का रिलेशन है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है, v = f लैम्बडा होता है, इसीलिए। आई होप यहां तक क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड बाय अ मीडियम वेव ट्रांसमीटर 10 किलोवाट पावर एमिटिंग रेडियो वेवलेंथ ऑफ 500 मीटर। अब देखो ये रेडियो वेव जो एमिट हो रही है उनका एनर्जी कितना होगा, वेवलेंथ दे रखा है, तो एनर्जी = कितना हो गया, hc/λ हो गया। किसका, जो वेवलेंथ एमिट हो रही है, हमें पावर दिया है, और पावर क्या होता है तुम्हें ध्यान होगा, वॉट में होता है, लेकिन होता क्या है वो, एनर्जी पर सेकेंड। क्या होता है, एनर्जी पर सेकेंड। तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर दे रखा आपने को 10 किलोवाट, 10 इंटू 10⁻³ वाट। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, एक फोटोन का एनर्जी E है, तो n फोटोन का कितना होगा, ne होगा, एंड दैट मस्ट बी = व्हाट, पावर एमिटेड। तो हमारे पास n = कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10⁻³ पावर hc/λ, तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34। c कितना है, 3 इंटू 10⁸, और लैम्बडा कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, 500 मीटर। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग। दिस इज व्हाट, 10 इंटू 10⁻3, so 10 10 10 10 into 10⁻3, that is 10⁻4 into 500 divide by 6.62 into 10⁻⁻34 into 3 into 10⁸. So we are getting this is a 2.51 into 10⁻30. No, this will be what we are getting, the value is a 2517 into 10⁻28. So this will be what, 2.51 into 10⁻31. देखो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो वैल्यू को तो प्रॉपरली ठीक है तुम कैलकुलेट कर लोगे, बट पावर काफी अच्छे से ध्यान में देना है, क्योंकि उन्होंने स्मॉल पावर का डिफरेंस दिया हुआ, 30 31 32, एक डेसिमल भी तुम्हारा इधर उधर होगा ना, मतलब गया। नाउ आते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट अंडर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्बडा p/λ। तो तुम्हें ध्यान होगा लैम्बडा का फॉर्मूला क्या था, h/√2m⁴. अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, मतलब वो डिपेंड किस पे करेगा, मास पे और चार्ज पे। तो हमें क्या पूछा गया, लैम्बडा p/λ अल्फा। तो लैम्बडा देखो इसके रेसिप्रोकल में आ रहा है, मतलब जहां पे मैंने p लिखा है वहां पे क्या आएगा अपने पास, अल्फा आएगा, मतलब m अल्फा q अल्फा, और जहां पे अल्फा लिखा है वहां पे क्या आएगा, mp qp। अब अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है डेफिनेटली, क्योंकि उसमें 2 न्यूट्रॉन्स और 2 क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, तो 4 टाइम्स हो गया। अब चार्ज की बात करें अल्फा पार्टिकल की, तो वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स होते हैं। यहाँ पे mp हो गया,
और प्रोटॉन का हम कितना ले सकते हैं, ई ले सकते हैं। तो हमारे पास लैम्बडा पी बाय लैम्बडा अल्फा कितना हो गया, 2√2 हो गया, दैट इज 8। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर इज। तो तुम्हें ध्यान होगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली KQ1Q2 बाय आर, राइट। KQ1Q2 बाय पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है। तो हम यहाँ पे Z वगैरह के फॉर्म में कैसे निकालें, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। तो Z वगैरह के फॉर्म में कैसे आएगा, तो U इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, K की वैल्यू कितनी होती है 4πε0। अब Q1 किसका चार्ज है, न्यूक्लियस का चार्ज है। तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना होगा, मान लो कि उसका एटॉमिक नंबर Z है, तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाएगा, Z ही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, -e, डिवाइड बाय कितना हो गया, R हो। सो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज व्हाट -ZE² डिवाइड बाय 4πε0। देख सकते हो आप अपना करेक्ट आंसर, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, E। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उस पर क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और वो कितना होता है mv² बाय आर। फिर ये हमारे पास फोर्स कितना हो जाता है, KQ1Q2 बाय आर हो जाता है, तो 1/4πε0 चार्ज ऑफ न्यूक्लियस Ze, इलेक्ट्रॉन E डिवाइड बाय क्या हो गया, R² हो गया। तो यहां से तुम्हें क्या मिल जाता है, mv² मिल जाता है। तो दैट इज व्हाट Ze² अपॉन 4πε0। तो अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो वो कितनी हो जाएगी, ½ mv², मतलब Ze² अपॉन कितना हो गया, 8πε0 R हो गया। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब डायरेक्टली क्वेश्चन जो आता है उसमें हमें ध्यान रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड होती है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी होती है। इसके बेस डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, देन द वेलोसिटी इन द फिफ्थ ऑर्बिट विल बी। v कहाँ पे दे रखा है अपने को, सेकेंड ऑर्बिट में दे रखा है, और हमें ध्यान है कि वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होता है, 2.186 इंटू 10⁶ Z/n होता है। तो अगर मैं यहाँ पे v2/v5 करूं, v2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट और v5 मतलब फिफ्थ ऑर्बिट, तो ये क्या है, vn प्रोपोर्शनल टू 1/n। तो 2 लिखा है वहां पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और जहां पे 5 लिखा है वहां पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और v2 कितना दे रखा है, सेकेंड ऑर्बिट में अपने को v दे रखा है। तो देखो v/v5 इक्वल्स टू कितना आ गया, 5/2। सो व्हाट इज v5, 2/5 ऑफ v हो गया। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, सी। अब काफी सारे बच्चे ये करते हैं कि सेकंड ऑर्बिट में इतना है, फिफ्थ ऑर्बिट में ये होगा, 2 + 5 7 हो जाएगा। नहीं, वी हैव टू सी व्हाट, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन। अब मैं इसके साथ में तुम्हें बाकी रिलेशन भी बता देता हूँ। रेडियस का होता है nth ऑर्बिट में कितना, 0.529, एंड दिस इज व्हाट n²/z, एंगस्ट्रॉम। वही एनर्जी का होता है En = -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये जो 3 फॉर्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके प्रोपोर्शनलिटी का कम से कम एक ना एक क्वेश्चन तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा। सो तीनों अच्छे से याद रखने हैं अपने को। नाउ below are the shown the energy levels for particular atom. A photon with wavelength λ1 is emitted when the system transit from 4th energy level to the 4e to the first energy level E. When system transit from 7/3 of E to the this level, then λ1/λ2 is equals to, तो हमारे पास पता है डेल्टा E is equals to क्या होता है, hc/λ होता है। तो अभी ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, 4e से E में जा रहा है, मीन्स 4e - E। तो कौन सा वेवलेंथ एमिट हो रहा है, hc/λ1। तो हमारे पास λ1 कितना हो जाएगा, hc/3e हो जाएगा। फिर ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, 7/3 से E में जा रहा है, तो कितना आ रहा है, λ2 आ रहा है। तो 7/3e - E इज इक्वल टू कितना हो गया, hc/λ2।
अब इसका एलसीएम लो के देखो ये कितना हो जाएगा 7e माइनस 3 मतलब 4e हो गया। तो 4e बाय 3 इज इक्वल टू कितना आ गया hc बाय लैम्बडा 2। तो लैम्बडा 2 कितना होगा 3hc बाय 4e। अब देखो रेशियो निकालना चाहो तो यहां से भी आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कैसे आएगा, हमें क्या पूछा लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2। सो hc अपॉन 3 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 3hc बाय 4e। तो hc बाय e तो कट गया, 3 नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, तो दिस बिकम व्हाट 4 बाय 9। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट बी। नाउ न्यूक्लियस x x1 x2 x3 x4 इस तरीके का एक सीक्वेंस गिवन है जिसमें दे रखा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट x क्या हो रहा है डिसइंटीग्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है। इफ द एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मास नंबर ऑफ x आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस, तो हम क्या लिखेंगे देखो 72 x 180। अब इसमें से अल्फा पार्टिकल निकलना मतलब क्या हुआ 2He4 गायब हो गया, तो 72 से वो कितना बन जाएगा 70 पे हो जाएगा। और x1 की बात करें तो वो कितना हो गया 4 निकल गया मतलब 176 हो गया। फिर बीटा माइनस मतलब कितना हुआ -1E0 हुआ। तो देखो ये -1E0 होगा तो एटॉमिक नंबर 1 से क्या होता है इंक्रीज होता है, तो ये कितना हो जाएगा 71 x2। एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर क्या निकल रहा है अल्फा पार्टिकल मीन्स क्या गया 2He4 गया, तो 71 में से ये निकला तो कितना आया 69 और वो कितना बन गया x3 और यहाँ पे कितना हो गया 172 हो गया। फिर से क्या हो रहा है गामा रेडिएशन, और गामा रेडिएशन की वजह से कोई चेंज आता ही नहीं है क्योंकि गामा क्या होता है एनर्जी के फॉर्म में रेडिएट हो जाता है। तो x4 विल बी व्हाट सेम 69 172। तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट बी। Next one. In intrinsic semiconductor, the drift velocity of holes in electron are this and this. तो हमें कौन सा रिलेशन मतलब VE velocity of electron less than holes, velocity of electron equals to velocity of holes, velocity of electron greater than hole। तुम्हें पता है कि जो होल्स होते हैं वो कहाँ बने होते हैं वैलेंस बैंड के अंदर, और उनका मोशन कैसे होता है जब एक होल से दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल होता है, एक होल में दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल होता है तब एक जगह से दूसरी जगह उसका मोशन हो पाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के अंदर बाउंडेड, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं फ्रीली मूव होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्रीली मूव हो पा रहे हैं और होल्स बाउंडेड रह पा रहे हैं तो डेफिनेटली वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा होल से ज्यादा होगा, तो V क्या होगा ग्रेटर देन VH। नेक्स्ट थिंग, कीपिंग फॉरवर्ड बायस वोल्टेज फ्रॉम 0.6 to 0.7, PN जंक्शन डायोड करंट फ्रॉम 1 मिली एम्पियर टू 3 मिली एम्पियर। डायनामिक रेजिस्टेंस निकालना है, तो डायनामिक रेजिस्टेंस RD क्या होता है डेल्टा V बाय डेल्टा I होता है। अब डेल्टा V कितना हो रहा है 0.7 माइनस 0.6 हो रहा है और डिवाइड बाय डेल्टा I, तो I कितना हुआ 3 माइनस 1, लेकिन ये किस में दे रखा मिली एम्पियर में गिवन है, तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। ऊपर 0.1 आया, 0.1 और 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1000 और डिवाइड बाय 2 हो गया, तो ये 500 हो गया, 500 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 50 ओम आ जाएगा। अब देखो इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन में काफ़ी कुछ सिमिलरिटी दी है तो यहाँ एरर हो सकती है, सो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। नाउ व्हाट विल बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R एज शोन इन द फिगर। ठीक है, हमें इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फाइंड आउट करना है। तो जब भी डायोड का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये देखना है कि कहीं वो डायोड फॉरवर्ड बायस में है या फिर रिवर्स बायस में है। अगर फॉरवर्ड बायस में तो डेफिनेटली कुछ करंट की वैल्यू आएगी और रिवर्स बायस में तो सीधा जीरो ही करना है। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि वो क्या नहीं होना चाहिए, उसके ब्रेकडाउन लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जनरली जो क्वेश्चन के फ्रेम होते हैं वो ब्रेकडाउन के अंदर ही हमको देते हैं, ब्रेकडाउन के बाहर देते ही नहीं। तो अब देखो बेटा ये किससे कनेक्टेड है -5 से, मतलब P साइड कनेक्टेड किससे दिया है -5 से और N साइड किससे कनेक्टेड दिया है 0 वोल्ट से। तो ये कौन सा कनेक्शन हुआ रिवर्स बायस हुआ, और रिवर्स बायस है तो लगा दो
डी 0 मिली एम्पेयर, करंट फ्लो होगा ही नहीं। नाउ नेक्स्ट, कट इन वोल्टेज ऑफ डायोड शोन इन द फिगर 0.7 वोल्ट। ठीक है, कट इन वोल्टेज मतलब वो वोल्टेज जहां से करंट क्या होगा, स्टार्ट होगा। तुमने देखा होगा जब तुम डायोड की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हो तो जो VI ग्राफ है वो एग्जैक्टली ऑरिजिन से शुरू नहीं होता है, वो कहाँ से शुरू होता है, कुछ आगे जाने पे शुरू होता है ऐसे। तो ये पॉइंट जहां से करंट शुरू हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कट इन वोल्टेज बोलते हैं। अब देखो कट इन वोल्टेज 0.7 है, लेकिन अप्लाइड वोल्टेज तो कट इन वोल्टेज से कम है। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं ये वाले पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, और अगर हम ये पॉइंट पे लाई करें तो हमारा सर्किट में करंट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, लेकिन मान लो कि यहाँ पे अगर 2 वोल्ट दिया होता तो क्या होता, तो हमें क्या करना पड़ता, 2 माइनस 0.7। जैसे बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस वाले पार्ट में चलते थे तो V कितना होता था, E माइनस IR होता था, उस तरीके से हमें चलना है। ठीक है, नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, द पीस ऑफ कॉपर एंड अनदर ऑफ जर्मेनियम आर कूल फ्रॉम रूम टेम्परेचर टू 77 केल्विन। मतलब हम 25 डिग्री सेल्सियस जो कितना होता है 298 केल्विन से कहाँ जा रहे हैं, 77 की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। तो कॉपर क्या है, मेटल है। क्या है, कॉपर मेटल है, और कॉपर मेटल है, और जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर। मतलब इसको हम क्या मान के चलेंगे, कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखो इसमें से कॉपर में के लिए कहाँ दे रखा है आपने को, कॉपर के लिए डिक्रीज दे रखा है। लेकिन बात करें हम जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर है, और जर्मेनियम में अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। उल्टा रिलेशन है इसका, और टेम्परेचर इंक्रीज होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अभी हमारा कंसेप्ट क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जर्मेनियम का इंक्रीज है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट 3 कंप्लीट। तो बच्चों आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ते जाए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से मेरा मोटिवेशन भी बना रहेगा और तुम्हारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच।